हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल पर। तो आवाज़ यहाँ तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही है, और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि पहले हमारे सेशन चलते आ रहे हैं, वैसे आज फिर से हमारा ये सेशन जो है ये शुरू किया जा रहा है, ठीक, जिसमें हम टीजीटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डेली डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है सेशन का, या आने वाले जितने भी सेशंस हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपका टीजीटी कमीशन है, चाहे वो जेबीटी कमीशन है, चाहे वो आपका एचपी टेट है, सी टेट है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपका जो स्कोर है सीडीपी का वो अच्छा स्कोर रहे। क्लियर? तो ये जो हमारा सेशन है इसका यही सबसे बड़ा मकसद है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो सीडीपी में हमारा जो फुल स्कोर है उसको करने में हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्लियर? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आवाज़ सबको अच्छे सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, गुड इवनिंग प्रीति शर्मा, मीनाक्षी चंदेल एंड सुमन सोनी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप देख लेंगे ध्यान से कि हमारा जो टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो बैच है, ठीक, वो शुरू होने जा रहा है हमारा 17 नवंबर 2022 से। तो अगर आप भी अपनी तैयारी डेडिकेटेडली करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जो भी जितने भी आपका सिलेबस है टीजीटी कमीशन के लिए, ठीक है, और जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियली रहेगा कि टीजीटी कमीशन का जो सिलेबस है वो जेबीटी कमीशन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलने वाला है ना। तो जी प्रीति जी, मैं बिल्कुल इंग्लिश की क्लास भी शुरू करूंगा। आई थिंक आपने मेरी इंग्लिश की क्लासेस लगाई हुई हैं, इसलिए आप कह रहे हो। तो इंग्लिश की क्लास भी शुरू ज़रूर मैं करूंगा। आपको जितना मुझसे हो बन पाएगा उतना मैं आपको जो है यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा कर ही जाऊँगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहे। ठीक, तो जैसे कि मैं बैच की बात कर रहा था जो 17 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सभी एजुकेटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक, और पढ़ाने में सिविल स्टैप हिमाचल का आपको पता ही है, नाम है ना, पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा नाम सिविल स्टैप हिमाचल का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज गिवन बाय। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। ठीक, किसने ये डेफिनेशन दी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है एजुकेशनल ग्रोथ की। ठीक, तो ये डेफिनेशन जो है ये किसने दी है? स्किनर ने दी है, CV गुड ने दी है, JM स्टीफन ने दी है, या फिर CH जुड। ठीक, ये किसने डेफिनेशन दी है? तो आंसर ऑलरेडी आना शुरू हो गया, यानी कि एक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक, बहुत ही अच्छे। तो इसका जो राइट आंसर है वो JM स्टीफन इसका राइट आंसर है, स्किनर इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो सिस्टमेटिक स्टडी एजुकेशनल ग्रोथ की है। इसका जो ये डेफिनेशन दी है, ठीक है, ये दी है JM स्टीफन ने। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ। ठीक, ये तो आसान क्वेश्चन, आई थिंक ये आप बहुत आसानी से कर भी लोगे कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इज मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर। किसका हमें जनरल बिहेवियर जो है वो समझना है। ठीक, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके एडल्ट है, टीचर, स्टूडेंट्स, वर्कर। तो वयस्क, शिक्षक, छात्र या कामगार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, प्रीति शर्मा जी कह रहे हैं कि सोनी ठाकुर जी कह रही हैं स्टूडेंट्स होना चाहिए। मीनाक्षी चंदेल कह रही है स्टूडेंट्स होना चाहिए। सुमन सोनी का भी यही आंसर है। एंड प्रीति शर्मा जी कह रही है C होगा, और मीला देवी जी भी कह रही है C होगा। ठीक,
तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सबका कि जो इसका राइट आंसर है वो सी है, यानी कि स्टूडेंट्स। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग किसको लेकर ये सारी चीज़ें जो है समझ रहे पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स को लेकर। तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था कुछ भी। चलिए बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड अंडरस्टैंडिंग हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बचपन की समझ निम्न द्वारा बहुत प्रभावित हुई है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड न्यूरोबायोलॉजी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोलॉजी। एंड डी ऑप्शन है आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड न्यूरोबायोलॉजी। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुछ आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र और न्यूरोबायोलॉजी। ठीक, न्यूरोबायोलॉजी इज रिलेटेड टू नर्व्स और माइंड, क्लियर। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र। उसके बाद है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इकोलॉजी। उसके बाद है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और न्यूरोबायोलॉजी। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। विच वन शुड बी द राइट आंसर? हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी भी आंसर दिया जा रहा है, सी भी आंसर दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए जल्दी से अपने आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो भी हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी अपने आंसर बताएंगे। क्या इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए? हाँ जी, बी सी भी आंसर दिया जा रहा है, बी भी आंसर दिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। ठीक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये इसका सही उत्तर होगा। यानी कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र, ये इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। इनका आंसर बी है, बहुत बहुत बधाई आपको। जिनका आंसर सी है उनको भी बहुत बहुत बधाई। कोई बात नहीं, गलतियाँ चलती रहती हैं, होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ और एन डैश फैक्टर। यहाँ पर डैश होना चाहिए था, ठीक, यहाँ पर डैश आना चाहिए था। तो अ और एन डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, पूछा गया है ये एग्जाम में पहले भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कई बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि गर्भ अवस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो क्या है ये? ठीक, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इमेटर्नल है या इररेलेवेंट है? कौन सा है? हाँ जी, इंटरनल ज़्यादातर आंसर आ रहा है। और ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से फ्रेम किया जाता है, ठीक, कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर इंटरनल ही देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखकर लगता है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ क्या है ये, ठीक। तो ये एक्सटर्नल है, इसका याद रखेंगे कि जो एक्सटर्नल है, ठीक, यानी कि जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को दिया भी इसलिए जाता है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर इंटरनल करके आते हैं। तो इंटरनल इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या? एक्सटर्नल इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, ढेरों बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। और ये बड़ा ही आसान सा है और आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर कि कौन सी स्टेज में, ठीक है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि आरंभिक बाल व्यवस्था, उसके बाद है इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था, उसके बाद है एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, और स्कूल एज यानी कि शिक्षा काल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बड़ा ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। जहाँ तक मैं देख भी पा रहा हूँ कि आंसर सभी का सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर, आंसर बी यानी कि इन्फेंसी। अगर हिंदी की बात करें तो शैशव अवस्था, यहीं पे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। आपने देखा भी होगा कि बच्चा पैदा हुआ है ना, और थोड़े दिनों में हमें लगता है कि जी बच्चा तो बड़ा होता जा रहा है, थोड़े दिनों में ही, है ना। तो थोड़े दिनों में बैठना शुरू कर देगा, ठीक, थोड़े दिनों में बैठना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी जो फिजिकल ग्रोथ है ना, ये इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। 1 से लेकर 2 साल के बीच बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक। तो इसका बी आंसर हो जाएगा इन्फेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड दीज सिचुएशन आर मेंटल इवोल्यूशंस दैट आर एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्जाइटी। किसने कहा है कि ये स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं, ठीक।
तो ये किसने दिया है? बड़े ही फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो वहाँ से हिंट भी आपको मिल गई होगी जो मैंने अभी कहा है। तो ये थ्योरी दी किसने, ये फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, वॉटसन आंसर आ रहा है, पियाजे भी आंसर आ रहा है, ठीक। और मैक्सिमम जो है वो आंसर पियाजे आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी थी, ठीक। कि किसने कहा था कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंतन के पहलू हैं, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्या? सी, यानी कि जीन पियाजे शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ठीक। कि मौजूदा योजनाओं को नई सूचना और सम्मिलित करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, या फिर एडेप्टेशन कहते हैं, या एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, यानी कि व्यास मापन है, अनुबंधन है, उसके बाद अनुकूलन है, या फिर समंजन है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? जी बिल्कुल, अरुण रानी का आंसर आ गया है। एवी कटोच जी कह रहे हैं डी होगा, मीनाक्षी चंदिल कह रही हैं डी होगा, पारुल कौशल, प्रीति सभी कह रहे हैं डी होगा। सुनील कुमार जी का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया है, ए ये कह रहे हैं। सुमन सोनी जी भी कह रही हैं कि डी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एकोमोडेशन होगा जब भी हम किसी अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर आगे बढ़ते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उसको एकोमोडेशन भी कहा जाता है। कई बार एसिमिलेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक। तो एसिमिलेशन या फिर एकोमोडेशन दोनों ही सेम है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो एसिमिलेशन भी इसका राइट आंसर हो सकता है, या एकोमोडेशन भी इसका राइट आंसर हो सकता है। क्लियर? तो डी शुड बी योर राइट आंसर, यानी कि एकोमोडेशन, और जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? समंजन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू लर्नर्स। इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है, ठीक, जो क्या है, जो फ्रीडम देती है लर्नर को, ज़्यादा फ्रीडम देती है लर्नर को, ठीक है? मोर फ्रीडम टू लर्नर। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कौन सा है? यानी कि निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, ठीक, व्यवहारवाद, उसके बाद है सृजनशीलतावाद। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? हाँ जी, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। कंस्ट्रक्टिविज्म से बच्चा ज़्यादा सीखता है ना, इसमें ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। बच्चा बाहर जाकर खुद अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। उसके साथ कोई पैसिव नॉलेज नहीं उसके साथ आगे चलती। बच्चा कहा जाता है कि बच्चा जब खुद जाकर बाहर सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे सीखेगा और उसको ज़्यादा फ्रीडम होगी कि उसको कैसे सीखना है, क्या मेथड उसका होना चाहिए। फ्रीडम सारी किसको होगी? बच्चे को होगी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ज़्यादा फ्रीडम देता है लर्नर को। क्लियर? तो बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a science teacher asks students to give examples of solid, liquid and gas. Here giving examples is related to, ठीक। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है, यह उदाहरण संबंधित है, किससे संबंधित है? नॉलेज ऑब्जेक्टिव से, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव से, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव से, स्किल्स ऑब्जेक्टिव से, यानी कि ज्ञान उद्देश्य से, समझ उद्देश्य से, प्रयोग उद्देश्य से या कौशल उद्देश्य से। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं, तो बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स दो। किसके एग्जाम्पल देने हैं? सॉलिड के, लिक्विड के एंड गैस के। तो यहाँ से बड़ा ही आसान बन जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो ये किस चीज़ के बारे में है कि किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? हेयर गिविंग एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू, किस चीज़ के रिलेटेड है ये? हाँ जी, आंसर जो है 9th का सी दे रहे हैं सारे, एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है। ओके ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल बोलने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे हमने कुछ बच्चे को समझाया है, हम कह रहे हैं कि उसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो हम क्या चेक कर रहे हैं? उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, ठीक। क्या चेक करें? उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। यानी कि बी जो है ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा कि हम बच्चे की समझ देख रहे हैं, समझ उद्देश्य है हमारा वहाँ पर, ठीक। तो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं हम बच्चे की, तो इस करके अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होगा ये हमारा। क्लियर?
तो कोई बात नहीं, सी मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड। देखिए टीचर वाला तो ऑप्शन कभी होता ही नहीं है, ठीक, टीचर सेंटर्ड तो कभी नहीं होना है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्या इसका सही आंसर होगा? हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, क्या है ये? विषय केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, क्रिया केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक। सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कह रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? वो है उसका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी साइकोलॉजी का एजुकेशन को, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज द राइट ऑप्शन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो फटाफट से अपना स्कोर शेयर करेंगे, कितना कितना स्कोर स्टूडेंट्स का रहा है। उसको समझने से पहले एक बार फिर से हम जान लेंगे कि हमारा एक बैच जो है वो 17 नवंबर 2022 को शुरू होने जा रहा है, ठीक। और इसमें आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, ये कोर्स की डिटेल्स हैं आपकी, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, HPGK, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सब आपको दिया जाएगा। क्लियर? ओके, 6 आया है स्कोर, 8 बहुत स्कोर आए हैं, ठीक। अरुणा रानी का क्या, अरुणा रानी का 6 आया है, ओके। हाँ जी, 4 आउट ऑफ 5 सेम था विपिन, कोई बात नहीं विपिन जी, हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे जो TGT कमीशन का जो बैच है उसका ये टाइम टेबल है, जिसमें हम CDP 17 नवंबर से शुरू करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 25 होंगे, सुबह 10 बजे अपलोड आपके लेक्चर कर दिए जाएंगे, ठीक। और क्लोजिंग डेट जो है 15 दिसंबर को एक खत्म होगा। तो ये सारा जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर भी बाद में आप देख सकते हैं इस बैच को। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जल्दी से एनरोल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो तैयारी है इस बैच को लेने के बाद आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके बहुत नज़दीक आ जाएगी अगर आप इस बैच को लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे सेशन ऐसे चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे हम अपने अगले सेशंस में, ठीक। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप ये जो बेल आइकन बटन आपको दिखाई दे रहा है आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक। और उसके साथ साथ फिर ताकि आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना होता है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट्स में अपने व्यूज़ भी आप ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।